गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे फूलों वालों की सैर। तो फूल वालों की सैर ये आपका एक चैप्टर है। इसके बाद एक आध चैप्टर आपके और बचेंगे इस बुक में, और फिर आपके नज़्म वाले चैप्टर रह जाएंगे 2-4, है ना। तो वो सब कंप्लीट करके ये बुक को फिनिश कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है वो बचेगी, उसमें भी 2-4 चैप्टर हैं, वो भी मैं आपके इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तब तक आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी किया करें। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा है। क्योंकि भाई देखिए, जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए ना कि हाँ भाई, वो जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है ना, वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। राइट, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वीडियो का पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फूल वालों की सैर किसने लिखा है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है ना, उनके बारे में जानेंगे। फिर अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ठीक है, ये साहब कब पैदा हुए थे? 1884 में पैदा हुए थे और 1947 में इनकी वफ़ात हो गई थी, है ना, यानी आज़ादी के दिन, आज़ादी वाले साल में, है ना, दिन तो नहीं कहेंगे। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। हासिल करने के बाद हिंदू कॉलेज से 1905 में BA पास किया। ठीक है, यानी उन्होंने पहले मदरसे में तालीम हासिल की, उसके बाद 1905 में उन्होंने BA पास कर लिया। 1907 में वो हैदराबाद आ गए और मुख्तलिफ मुलाजमत यानी अलग अलग मुलाजमतों पर अमवार रहे। ठीक है, और तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंच गए। ठीक है, तो अलग अलग उन्होंने जॉब्स की, जैसा होता है आमतौर पे लोग, है ना, पोस्ट वाइज क्या होता है, हम लोग अपग्रेड होते चले जाते हैं। 1919 में उन्होंने अपना सबसे पहला जो मजमून है वो रिसाला अफादा, ठीक है, अफादा आगरा में लिखा। ठीक है, 1923 से बाकायदा मजमून लिखने लगे। तो पहला उन्होंने मजमून जो लिखा था वो अफादा में था, आगरा में, और उसके बाद 1923 से वो बाकायदा लिखने लगे। उसके बाद लिखते उन्होंने तनकीद, अफसाना, सवाने हयात, माशरत और इखलाक, हर मौजू पर कुछ ना कुछ लिखा, और अच्छा, ठीक है, और अच्छा। लेकिन उनके मज़ाया मजमून जो हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर, यानी लिखा भी और अच्छा भी लिखा है ना। यह सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, तो कहते हैं मतलब हर मौजू पे लिखा और बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, और उसके बाद ये अगला सेंटेंस है आपका कि जो भी लिखा वो बेहतरीन लिखा, उसमें मज़ाहिया मजमून जो हैं उनके मज़ामीन वो ज़्यादा मशहूर हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हो चुके हैं। उनके नज़्मों का मजमुआ मीरी शायरी के नाम से छप चुका है। इसमें उनके मज़ाहिया रंग नुमाया है, यानी उनकी शायरी में भी, नज़्मों में भी उनके मज़ाहिया रंग नज़र आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा भाई मज़ामीन का जो, सॉरी एक मिनट, हाँ, अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई इनके मज़ामीन जो है वो कितने जिल्दों पे हैं, तो ये 7 जिल्दों पे हैं। ठीक है, और इनका शेरी मजमुआ जो है उसका क्या नाम है? मेरी शायरी, जो कि नज़्मों का मजमुआ है। ठीक है, आगे लिखिए। लिखते हैं, हंसने और हंसाने का कोई उसूल मुकर्रर नहीं हो सकता, तमाम मज़ाहनिगार अपना अंदाज़ जुदा रखते हैं। यानी अब जैसे ठीक है, गाना आप गा रहे हैं तो उसके सारे गामा, कुछ एक लय है, कुछ एक सुर है, उनको आपको फॉलो करना है। इसी तरह से अगर आप शायरी लिख रहे हैं तो उसके कुछ वज़न हैं, कुछ बहर हैं जिनको आपको फॉलो करना है, उनकी ज़मीनों को फॉलो करना है। लेकिन अगर आप हंसने का या हंसाने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए बस एक ही शर्त है कि आप इस तरह से लिखें कि लोगों को हंसी आए, है ना। लेकिन कैसे लिखना है ये कहीं नहीं लिखा। ठीक है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का भी एक मखसूस रंग है, ठीक है, जिसे अज़मत अल्लाह बेग ने खुश मिजाजी कहा है। ठीक है, यानी कि खुश मजाकी। ठीक है, क्या कहा है? खुश मजाकी। ठीक, किसने कहा है? अज़मत अल्लाह बेग ने। अब ये वन वर्ड में क्वेश्चन आपके जो MCQs आते हैं उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई अज़मत अल्लाह बेग ने मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का जो अंदाज़ बयान है उसे क्या कहा है? खुश मजाकी। ठीक है, अब इसी तरह से ये बन जाते हैं कि खुश मजाकी जो है वो किसके अंदाज़ को कहा जाता है, या ये बन जाता है फ़रहतुल्लाह बेग को खुश मजाकी जो है वो किसने कहा है। ठीक है, तो इस तरह से घुमा फिरा के 3 सवाल बन जाते हैं जिसमें आपको फ़रहतुल्लाह बेग, अज़मतुल्लाह बेग और खुश मजाकी, ये 3 वर्ड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। खुश मजाकी में कहकहे के मौके कम और तबस्सुम के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी इसमें बहुत ठट्टे मार के आप नहीं हंसेंगे, बस थोड़ी सी लबों पे आपके क्या है, मुस्कान आ जाएगी। लिखते हैं, उनके यहाँ ऐसा इंतसाब मिलता है
जिसे देर पा कहा जा सकता है, यानी ऐसी चीज़ जो आपके जहन पे देर तक असर करे। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की मज़ाह निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। वो अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। ज़ेरे नज़र मज़मून उनकी उन्हीं खुसूसियात का आईना है। ठीक है, यानी कहते हैं कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना। उर्दू की दिल्ली की ज़बान वो बोलते हैं, दिल्ली में जो मुहावरे हैं, है ना, जो रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो बोलते हैं। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं फूल वालों की सैर, तो फूल वालों की सैर जो है ये उसी का ही एक आला नमूना है। तो हमारा सबक शुरू होता है फूल वाले की सैर। ठीक है, ये आपके लफ्ज़ मायने हैं, देख लीजिएगा। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना, आप लोग कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, आसानी है इसके। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबक का खुलासा शुरू होता है। अगर जड़ें मजबूत हो तो किसी बड़ी से बड़ी ताकत में ये हिम्मत नहीं कि वो उस पौधे को उखाड़ फेंके। ठीक है, अगर जड़ें मजबूत है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ सिर्फ पौधों की बात कर रहे हैं तो वो पौधों की ही बात हो, यहाँ पे ये आपकी भी बात हो रही है ना। अगर आप तालीम में इतने मजबूत हैं, आपको इतनी डीप नॉलेज है कि आप सब चीज़ें जानते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? जड़ें मजबूत है यानी आपको नॉलेज अच्छी है ना, तो कोई नहीं उखाड़ सकता यानी कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, यानी कोई भी आपको मैदान जंग में हरा नहीं सकता। मैदान जंग यानी एग्ज़ाम के मैदान में, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आप 12th क्लास में आ गए हैं, अब आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसका एक ज़ाहिरी मतलब होगा जो आपको पढ़ने से ज़ाहिर हो जाएगा, है ना। लेकिन एक उसका बातिनी मतलब भी होता है, यानी एक छुपा हुआ मतलब भी होता है, जो जब आप उसे एनालाइज करेंगे तब वो आपके सामने आएगा। ठीक है, बज़ाहिर तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पेड़ की बात हो रही है कि भाई जिस पेड़ की जड़ें ज़्यादा डीप होंगी उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो उखाड़ेंगे, पहली बात तो मिट्टी से वो निकलेंगी ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर वो निकल भी जाता है पेड़ तो फिर क्योंकि जड़ें हैं उसकी, वो दोबारा से उग जाएगा। आ रही है बात समझ में? यही हाल हमारे हरे भरे चमन का है। ज़माने के हादसात में भी ये ताकत न थी कि वो बादशाह को तख्त से उतार कर दिल्ली को अपनी सल्तनत में शामिल कर ले। आ गई बात समझ में आपको? देखिए अभी बात किसकी हो रही थी? पेड़ की, लेकिन पहुंच कहाँ गए? बादशाह पे, है ना। क्या बादशाह बहुत ताकतवर है, इसीलिए उसकी जड़ें मजबूत है, इसलिए किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो उसे तख्त पर से उतार दे। आगे लिखते हैं, दिल्ली के बादशाह का इक़्तिदार ज़रूर कम हो गया, मगर बादशाह को रियाया से और रियाया को बादशाह से जो अक़ीदत थी वो इसी तरह बरकरार रही थी कि यानी उसका इक़्तिदार जो था वो कम हो गया, यानी बादशाह का जो हम कहते हैं पकड़ थी, है ना, जो उसकी ताकत थी वो बज़ाहिर कम हो चुकी थी क्योंकि अंग्रेज़ आ गए थे। लेकिन जो अवाम उनसे प्यार करती थी या जो बादशाह अवाम से प्यार करता था वो कभी कम नहीं हुआ। बादशाह रियाया के दुख सुख में शरीक तो रियाया बादशाह के रंज में हिस्सेदार होती थी। यानी जब रियाया यानी आम जनता पब्लिक को प्रॉब्लम होती थी तो बादशाह उनके साथ खड़े होते थे, और जब बादशाह को प्रॉब्लम होती थी तो रियाया उनके साथ खड़ी होती थी। दिल्ली में फूल वालों की सैर इसी यकजहती की अलामत है। अब दिल्ली में जो फूल वालों की सैर निकलती है, आपके स्कूलों से भी निकलती होगी, है ना, तो वो क्या है? वो इसी चीज़ को, यकजहती यानी एकता, ठीक है, इसी को ही दिखाती है। फूल वालों की सैर के मौके पर किले वालों की ये हालत थी कि जैसे शादी रची हुई हो, यानी कि इतना उधम, इतना धूमधाम होता था जैसे मान लो शादी हो रही हो किसी की। ठीक है, किस तरह से होता है? औरतें चूड़ियाँ पहन रही हैं, सुर्ख दुपट्टे, है ना, रंगे जा रहे हैं, कहीं मेहंदी पिस रही है तो कहीं पकवानों की तैयारियां हो रही हैं, है ना। 2 बजे सवारी का बगुल बजता है। बिगुल वो जो इस तरह से बना हुआ होता है ना, वैसे करके बजाते हैं, यूँ करके ये यहाँ पे ऐसे मुंह पे लगाते हैं यहाँ से, और यहाँ से फूंक मारते हैं, वो बजता है बिगुल, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो बिगुल बजता है। लाल किले से लाहौरी दरवाजे के सामने से 3:15 बजे पहली रथ जो है वो रवाना होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि कहने का मतलब ये है कि अब क्या है, फूल वालों की सैर निकल रही है तो वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता था। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता था, अभी सवाल बन सकता है। तो ये 3:15 बजे चलता था, 2 बजे सवारी का बिगुल बजता था, है ना, और 3:15 बजे ये चलता था। ठीक है, कहाँ से चलता था? किले से, यानी लाल किले से कहाँ? लाहौरी दरवाजे तक। ठीक है, आगे आ जाते हैं। रथ के पीछे दूसरी सवारियां और सबसे आखिर में नवाब जीनत महल का क्या होता था यहाँ पे? ठीक है, जीनत महल का सुखपाल। आगे लिखते हैं, लाहौरी दरवाजे पर सवारी पहुंचते ही कप्तान डिगलेस क़िलेदार ने सलामी दी। तो ये कप्तान साहब हैं ना, जो क्या करते हैं? सलामी देते हैं।
ठीक है। आगे पीछे फौजी टुकड़ियाँ, सिपाही औरतों का दस्ता मर्दाना लिबास पहने, पगड़ियाँ बांधे, है ना, हथियारों से सजी उन टुकड़ियों ने बेगमात की सवारी को बीच में ले लिया। ठीक है, यानी बेगमात की जो सवारियाँ होती थी वो बीच में होती थी, उसके चारों तरफ ये सब लोग हुआ करते थे। अ, ये तुर्कों की बात होने लगी। ठीक है, तुर्कों की पलटनें मर्दाना लिबास पहने, गोरे गोरे चेहरों पर जुल्फ़ें बिखरी हुई, सर पर अमामा, है ना, पहलुओं में तलवार, छुरा, है ना, और खंजर। ऐसा मालूम होता था कि दिल्ली में तुर्कों की फ़ौज घुस आई है। ठीक है, अब ये मतलब ये सारा आपके सामने ना नक्शा खींच रहे हैं कि कैसे लोग पूरी टुकड़ियों में है, बीच में बेगमात भी हैं, बीच में बादशाह भी है ना, किस तरह से औरतों की मर्दाना फ़ौज भी है, जनाना फ़ौज भी है, सब कुछ है। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं ना यहाँ पे कि पहलुओं में तलवारें, है ना, छुरा, खंजर। ऐसा मालूम होता था कि दिल्ली में तुर्कों की फ़ौज घुस आई है। सवारी जैसे ही दिल्ली दरवाजे पहुंचती, मुहाफिजों ने सलामी दी। सूरज निकलने से पहले सवारी पुराने किले पहुंच गई। बादशाह सलामत ने मस्जिद में नमाज और वजीफ़ा पढ़ा। अब सवारी आगे बढ़ती हुई हुमायूं के मकबरे पहुंच गई। इसके बाद दरगाह शरीफ पहुंची। ठीक है, आगे बात समझ में, तो किस तरह से सवारी निकलती थी, किस तरह से कहाँ कहाँ होती हुई जाती थी, तो क्लियर हुआ ये सारा मामला। गरम गरम पकवान पक रहे थे, कोई झूला झूल रहा है तो कोई अंदर से की गोलियां खा रहा है। कढ़ाई में मीना की बूंद गिरते ही हलचल मच गई। ठीक है, पानी की बूंद, ठीक है, क्योंकि कढ़ाई में तेल है, पानी की बूंद गिरेगी तो हलचल मच जाएगी, क्योंकि तेल इधर उधर उछलने लगेगा। किसी के गाल पर छींटे आई तो किसी के हाथ पर, कोई उई तौबा करके रह गई। ठीक है, महरौली के बाजार की कुछ ना पूछो, दुनिया भर के सौदे वाले मौजूद हैं। मिठाइयाँ, खिलौनों से बाजार भरा पड़ा है। कबाब, पराठे, बिरयानी, मुतज्जन की खुशबू से सारा बाजार महक रहा है। सारा बाजार महक रहा था। दुकानों पर गजब की भीड़ थी। पटवारन अपनी दुकान सजाए सबको पान खिलाने में मसरूफ़ थी। कोई गजरे खरीद कर गले में डाल रहा है तो कोई साक़ी के पास खड़ा है। हल्की हल्की फुहार में भीगा हुआ खलकत का हुजूम, खस के पंखे झलता हुआ महरौली की सड़क पर गुजर कर शाही दरवाजे के सामने पहुंच गया। बादशाह सलामत ऊपर की बारादरी में बरामद हुए, यानी जाके बैठ गए बारादरी में। बेगमात के लिए चिलमने पड़ी थी, यानी हल्के हल्के पर्दे पड़े हुए थे, क्योंकि उनको सामने नहीं आते थे ना वो लोग सॉरी। बाब ज़फ़र के सामने सारी भीड़ जमा थी, यानी दरवाज़ा बाब ज़फ़र जो है ना, उसके सामने सारी भीड़ जमा थी। बाजी वालों ने अपना कमाल दिखाया और अखाड़े वालों ने अपने हाथ दिखाए। सबको इनाम दिया गया। पंखे के आते ही शहर के शुरफा और उमरा मुजरा बजा लाए। गुलाब और इत्र छिड़क कर पान और इत्र से तवज्जो की गई, यानी उनका सबका वेलकम किया गया, सबको दिया गया। बादशाह के इशारे पर वली अहद बहादुर ने लोगों के गले में फूलों के कंठे डालकर सबको रुखसत किया, यानी सबको क्या कर दिया, रुखसत कर दिया गया। ठीक है, अब रात होगी, आप लोग जाए। अब सलातीन ज़ादे और शहजादे भी जुलूस के साथ हो गए और पंखा जोग माया जी पहुंच गया। ठीक है, अब ये सब कहाँ पहुंच गए, जोग माया जी। अब कहते हैं यहाँ से चला, अब कहाँ पहुँच गया, दरगाह शरीफ पर पंखा चढ़ाया गया है ना, जो जैसे चादर फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो उस तरह से अलग अलग रिवाज हुआ करते थे, तो दरगाह शरीफ पर पंखा चढ़ाया कर। ठीक है, शमसी तालाब पास पहुँच गए। बादशाह सलामत और बेगमात भी तशरीफ़ ले आए। बादशाह सलामत उमरा शरफा ऊंचे चबूतर पर बैठ गए, यानी जो ऊंचे ऊंचे चबूतरे होते हैं उस पर बैठ गए, और जो सैलानी थे तालाब के किनारे, ठीक है, वो सब बैठ गए। इसके बाद कहते हैं तालाब में मुख्तलिफ़ किस्म की सैकड़ों कश्तियाँ थीं। आतिशबाजी से सारा तालाब जगमगा उठा था। पानी में रोशनी के अक्स कश्तों के साए। अब देखिए क्योंकि पटाखे फूट रहे हैं तो पानी में क्या हो रहा है, पटाखों के अक्स आ रहे हैं, यानी रोशनी आ रही है, और उसके अलावा जो कश्तियाँ हैं उनके साए रहेंगे, है ना, किनारों पर। खिलत के हुजूम और शोर व गुल ने अजीब मंजर पैदा कर दिया था, यानी हर तरफ क्या है, उधमबाजी है। जैसे आजकल मेले लगते हैं ना, एक तरह से समझिए। 2 बजे आतिशबाजी ख़त्म हुई। बादशाह ने शाल, 2 शालें, है ना, मंदिलें और सरीक़े तकसीम किए, यानी सबको गिफ्ट दिए। इसके बाद सबकी रवानगी शुरू हो गई। बादशाह सलामत भी रात को ही कुतुब से निकलकर चिराग दिल्ली होते हुए दिल्ली पहुंच गए। दूसरे दिन खरीदार की और अपने अपने घर की राहली शाम होते होते महरौली
महरौली सुनसान और दिल्ली आबाद हो गई। अब सब महरौली शरीफ से वापस आ गए कहाँ, दिल्ली। ठीक है, तो ये हमारी एक मुख्तसर सी कहानी थी। इसमें देखिए आपको लगेगा मैम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, आई नो बेटा इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से सेलिब्रेशन करते थे, है ना, किस तरह से सब एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते थे किसी भी चीज़ को, है ना, कैसी रौनक होती थी, वो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। आजकल क्या है, आजकल कोई भी सेलिब्रेशन का मौका आप ले लीजिए, बस क्या है जो लड़के होंगे वो डैग बजाना शुरू कर देंगे, उधम करना शुरू कर देंगे, अरे भाई कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम में है, नहीं उसकी हमें कोई चिंता नहीं, है ना। फिर क्या है, गाड़ियाँ लेके रोडों पे उतर आएंगे, चाहे कोई भी हो, मैं A to Z सबको कह रही हूँ, है ना। गाड़ियाँ लेके फिर हमारे जो पुलिस अंकल होते हैं बेचारे, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो फिर माँ बाप भी परेशान, सब परेशान। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये गलत है, हमें इन सबको ख़त्म करना चाहिए, है ना। मिलजुल के रहो, हंसी मजाक करो, मस्ती करो, कहीं घूमने जाओ। जैसे अब देखिए ना, यहाँ आतिशबाजी हो रही है, सुकून है ना, नाव हो रही है। अब कहीं आपने देखा, चले मैं मानती हूँ उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन उस ज़माने में घोड़े तो थे। अब यहाँ पे घोड़ों की रेस हो सकती थी, कहीं हुई नहीं हुई, है ना। और तरह के उधम कर सकते थे लोग, लेकिन नहीं, यहाँ के सुकून है ना, इसीलिए वो ज़िंदगी अच्छी थी आज के मुकाबले, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ अगर आप इसको ही एनालाइज करेंगे कि पहले ज़माने में किस तरह का एंजॉयमेंट होता था और आज हम किस तरह का एंजॉयमेंट करते हैं, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। चलिए अब हम सवाल जवाब देख लेते हैं। आखिरी मुग़ल बादशाह के दौर की दिल्ली की क्या खसूसियात थी? तो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र थे। ठीक है, तो उनके दौर की क्या खसूसियात थी कि उनके पास ताकत तो नहीं थी, लेकिन मोहब्बत और एकात तब भी बाकी था। ठीक है, आगे देखिए लिखा, मुसन्निफ़ ने फूल वालों की सैर का क्या मंजर पेश किया है? तो ये देखिए अभी हमने पूरा मंजर आपको बता दिया है कि किस तरह से था, तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा ये। अब लिखते हैं महरौली के बाज़ार का क्या नक्शा खींचा गया है? तो अभी बताया था कि वहाँ पे पान और मेवे और मिठाइयाँ सबकी दुकानें थीं। ठीक है, गजरे भी बिक रहे हैं, सब कुछ थे, कबाब, पराठा, बिरयानी, है ना, सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे आप इसे देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, जुलूस ने बादशाह से क्या इनाम पाया? तो अभी आपने पढ़ा दोशाला, शाल, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने इनाम में पाई। लिखते हैं महरौली में शाही दरवाज़ा पहुंचकर, जो शाही दरवाज़ा था, है ना, वहाँ पहुंचकर बाब ज़फ़र के सामने क्या मंजर पेश किया गया था? तो अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो नाचने वाले थे, जो बैंड बाजे वाले थे, उन्होंने बैंड बाजा बजाया था, और जो कुश्ती करने वाले थे उन्होंने कुश्ती करके दिखाई थी। ठीक है, और फिर सबको इनाम दिया गया था। अगला देखिए सवाल लिखा हुआ है, जोग माया मंदिर और दरगाह शरीफ का फूल वालों की सैर से क्या खासा ताल्लुक़ था? बताइए कि क्या ताल्लुक़ था? तो वो दोनों जगह पे जाते थे, है ना, और दोनों जगह जाके जल वगैरह चढ़ाते थे और पंखा वगैरह चढ़ाते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप इसे शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, शम्स तालाब पर फूल वालों की सैर का जश्न क्या होता था? तो कैसे जश्न होता था? तो नाव चलती थी, पटाखे फूटते थे, है ना, ये लोग सब मंजर को देखते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ग्रामर का वर्क है कुछ, तो ये आप लोग देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका नहीं पूछा जाता है, छोटे बच्चों में ही पूछा जाता है, बड़े बच्चों में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। हाँ, मुहावरे हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या है। पामाल होना किसे कहते हैं? आंखें बंद करना, है ना, ठाठ होना, सर झुकाना, है ना, नामुराद जाना, आईना बंद करना। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपका ड्रामे वाला चैप्टर शुरू होगा, वो आपका नसर का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद अब आपके नज़्म के चैप्टर हैं। ठीक है, तो नज़्म में भी मेरे ख्याल में दो या तीन चैप्टर ही हैं आपके, तो वो भी इंशाल्लाह पढ़ा दिए जाएंगे जल्दी से जल्दी। बस आप लोग से रिक्वेस्ट अगेन यही है कि आप लोग इसे शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले सारे बच्चों को ये चीज़ मिल जाए और वो भी अच्छे से अपना एग्ज़ाम लिख पाएँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या आपको लगे कि मैम कोई और मॉडिफिकेशन हो सकती थी इसमें, तो वो सही चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।